11th वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलो हेडिंग लगाओ फटाफट से। टेम्परेचर डिपेंडेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब देखो, हम एक रिएक्शन लेते हैं और उस पर देखेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री था और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते गए उस रिएक्शन के डिकम्पोजिशन में क्या इफेक्ट आया है। रिएक्शन क्या है? हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 मोल्स ऑफ N2O5। ये हमने लिया, इसको हम डिकम्पोज करा रहे हैं, तो ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिकम्पोज N2O4, ठीक है। N2O4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा अब हमारा? O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस है। ओके, तो जैसे ही हमने N2O5 को डिकम्पोज किया, ये बन गया 2N2O4 प्लस O2। अब टेम्परेचर का रोल हमें यहाँ पे देखना है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो यही रिएक्शन को डिकम्पोज होने में हम मान लेते हैं कि 10 दिन लग गया होगा, ठीक है। इस टेम्परेचर को डिकम्पोज होने में कितने दिन लग गए? 10 दिन लग गए। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 25 डिग्री सेल्सियस, यही सेम रिएक्शन 5 घंटे में हो गया। और टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे? 50 डिग्री कर लेते हैं। जैसे ही हमने 50 डिग्री किया तो हमने देखा कि ये रिएक्शन सिर्फ 12 मिनट में डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम इससे रिलेटेड क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेट ऑफ केमिकल reaction is depend on temperature। जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। एंड जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज दी टेम्परेचर एंड जनरली और ग्रेजुअली इंक्रीज with increasing temperature। क्लियर है? जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है आप लोगों को कि कितना रेट इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम सब लिखेंगे with increased temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। कितना इंक्रीज कर रहे हैं? सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज कर रहे हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। with increased temperature by 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन डबल। जैसे ही हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, अब देखो इसके बाद क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है वो हमें 2 साइंटिस्ट ने बताया था। सबसे पहले आए थे वेन हॉफ, जो कि हमने सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी वेन हॉफ का नाम सुना है, राइट।
लेकिन वेंट हॉफ का जो क्लैरिफिकेशन था, जो उन्होंने बताया था टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो वेंट हॉफ के बाद आते हैं, उन्हीं की जो थ्योरी थी उनको प्रोसीड किया था आरहेनियस ने। आरहेनियस ने अपने एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेंट हॉफ followed by Arrhenius, Went have followed by Arrhenius, ठीक है। आरहेनियस का क्या था, एक्सपेरिमेंट था, किसके किसके बीच में, टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction। यहां से आरहेनियस ने एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन क्या था, आरहेनियस इक्वेशन। तो देखो आरहेनियस का इक्वेशन था K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाय RT। ये क्या है, आरहेनियस इक्वेशन। K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब ये A क्या है, EA क्या है, RT क्या है, इसके बारे में जानेंगे। A है हमारा आरहेनियस कांस्टेंट, आरहेनियस कांस्टेंट, और आरहेनियस कांस्टेंट को हम और क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ साथ हम इसको एक और टर्म बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्लियर है। आरहेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इन तीनों में से किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब EA क्या है, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। T क्या है, यहाँ पे T तो आप सबको पता होगा, टेम्परेचर है। एंड R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट क्लियर है। ए पता चल गया, EA, T एंड R, ये सारे ये चीज है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि 1 मार्कर में आ सकता है, और वो क्या पूछेंगे आपसे 1 मार्कर में, जब भी हम A और EA को एक साथ लिखते हैं, A एंड EA, A एंड EA, यानी कि आरहेनियस कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आरहेनियस पैरामीटर्स बोलते हैं। A एंड EA कंबाइन A and EA combine called as Arrhenius, क्या हो जाएगा ये, Arrhenius पैरामीटर्स। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। क्लियर है इतना। अब हम आरहेनियस का ग्राफ देखेंगे, एक रिएक्शन लिखेंगे और फिर साथ ही साथ उसका ग्राफ भी देखेंगे। इतना नोट डाउन कर लो फटाफट से, ये सब इंपॉर्टेंट है। EA और A को एक साथ क्या बोलेंगे हम, आरहेनियस पैरामीटर्स बोलेंगे।
डन, ओके। एक जनरल रिएक्शन लेके चलते हैं, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे H2 प्लस I2। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये जानो कि रिएक्शन क्यों करते हैं। HI के साथ रिएक्ट क्यों करेगा? HH स्टेबल है, II भी स्टेबल है, लेकिन उनको और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होगी, उनको जो उनके पास जो एनर्जी है उनको वो रिलीज करना है, ठीक है, क्योंकि हर जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, उन सबको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इसीलिए वो दूसरे के साथ कंबाइन होना पसंद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 और I2 को जैसे ही हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, जो H का बॉन्ड है और जो I का बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। यहाँ से ये धीरे धीरे टूटेगा, यहाँ से ये धीरे धीरे टूटेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। ये पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है, जो कि रिएक्शन में सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए ही बनता है और इसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2HI। अब देखो, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक मैक्सिमम पॉइंट तक उसका जाना ज़रूरी है, ठीक है। हम इसको इतनी एनर्जी देंगे कि हम उसको कितनी एनर्जी दें कि यहाँ से टूट जाएगा, वो एनर्जी तो हमको इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो ग्राफ के जरिए समझते हैं कि किस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ले लिया है, ये क्या है, रिएक्शन, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी दे रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इतनी ज़्यादा इनके बीच में स्टेबिलिटी रही होगी, अभी भी इतना नहीं है, ये रिएक्शन हुआ और एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा और फिर वापस ये डिक्रीज हो गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से H2 और I2 चला और यहाँ पे हमारा क्या, किसका फॉर्मेशन हो गया, 2HI का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं 2HI और H2 और I2 के बीच में कितना गैप है, ज़्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है आपको, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, यही हमें पता है। तो 2HI की जो एनर्जी है वो H2 और I2 के कंपैरिजन में कम है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ा, कौन से पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इस पॉइंट को हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड पॉइंट, और यही पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट है जो कि सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए बनता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड। क्लियर, थ्रेशहोल्ड एंड इंटरमीडिएट। अब इसी में हम एक्टिवेशन एनर्जी को भी मार्क करेंगे। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ से जितनी एनर्जी हमने इसको दी है, इस पूरी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। थ्रेशहोल्ड पॉइंट है ये, और स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल यहाँ से 0 से लेकर जहां तक थ्रेशहोल्ड पॉइंट है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये पूरा क्या हो जाएगा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी हो जाएगा। इतना नोट डाउन करो। अब हम जानेंगे कि ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी होता क्या है। क्या होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, कि कितनी मिनिमम एनर्जी हम दे कि यहाँ पे क्या हो, एक परफेक्ट कोलिजन होके हमें प्रोडक्ट मिल जाए। क्लियर है,
थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी, इज मिनिमम एनर्जी। किसके लिए मिनिमम एनर्जी? ताकि यहाँ पे क्या हो, रिएक्शन हो सके, कोलिजन हो सके। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, required by reactant to cause effective collision, reactant to cause effective collision। जब तक effective collision नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है इतना? ये तो हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में लिखा। अब हम जानेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ओके, कर लिया इतना नोट डाउन? एक्टिवेशन एनर्जी, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और जितनी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी तक हमने उसको दिया है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी given or required, given or required, या तो हम देंगे या तो उसको उतनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? given or required by electron, वो सॉरी by reactant, by reactant to react the, by reactant to by reactant to react or to reach the, sorry, to reach the threshold point, to reach the threshold point। हमने उतनी एनर्जी दी कि जहां तक वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है? टू रीच द थ्रेशहोल्ड पॉइंट so that intermediate, so that थ्रेशोल्ड पॉइंट पे क्या बन रहा था हमारा? इंटरमीडिएट बन रहा था। सो दैट इंटरमीडिएट कैन बी फॉर्म्ड। हमें इंटरमीडिएट बनाने के लिए उतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। सो दैट इंटरमीडिएट कैन बी फॉर्म्ड एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन and product formation takes place, ठीक है? थ्रेशहोल्ड पॉइंट और इंटरमीडिएट के बाद ही हमारा क्या होता है? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उतनी एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सी एनर्जी हम बोलते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। करो इसको फटाफट से नोट डाउन। डन। अब इसके बाद हम करेंगे बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इसके बाद हमारी क्या है हेडिंग? बोल्ट्जमैन एंड बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मेथड। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके क्या बताया था पहले ये समझते हैं। इन्होंने ये कहा था कि एक रूम कंसीडर करते हैं, ठीक है? मान लो आप जिस भी रूम में हो उस रूम को कंसीडर कर लो, जितने भी आसपास मॉलिक्यूल है, टोटल सारे के सारे मॉलिक्यूल जो गैसेस के हैं उसको कंसीडर कर लो, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे? एनटी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनटी क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस रूम में इतने सारे मॉलिक्यूल है, क्या सारे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी? ऐसा तो नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, कुछ की बहुत ज़्यादा लो होगी। अब इफेक्टिव कोलिजन कौन करेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो तेज़ी से टकराएंगे और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो टकराएंगे तो कुछ भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जिनका हम बोले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? Ne से रिप्रेजेंटेशन किया है उसका, Ne से। और यहाँ पे Ne क्या है? मॉलिक्यूल दैट हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। molecules that have highest काइनेटिक एनर्जी। और इस पे इन्होंने जब ग्राफ बनाया तो किस तरीके का ग्राफ बना? ये है, यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे इनका रेशियो है Ne/Nt, Ne/Nt। और Ne/Nt के रेशियो को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन मॉलिक्यूल। अब जैसे ही ग्राफ बना तो किस टाइप का ग्राफ इन्हें ऑब्जर्व हुआ? कुछ इस तरीके से। इस तरीके का ग्राफ मिला था, ठीक है। इसमें क्या है? इस पॉइंट पे यहाँ पे इनका एक्टिवेशन एनर्जी था। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पूरे रूम में सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है? और इस पॉइंट पे क्या है? ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज किया, क्या किया? जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज किया तो अब किस तरीके का ग्राफ आया है? कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट वो भी इंक्रीज हो गया। अब ये यहाँ तक पहुँच गया और अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए जो एक्टिव थे, जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई था। अब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? अभी सारे मॉलिक्यूल्स हो गए जिनका हाई काइनेटिक एनर्जी है, ये सब के सब। तो इन्होंने देखा कि जब टेम्परेचर नॉर्मल था तो उन्हें कम ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले थे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, बहुत सारे ऐसे और मॉलिक्यूल्स हो गए जिनका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उन्हें यहाँ से इस टाइप का ग्राफ देखने के लिए मिला है। क्लियर है? इतना समझ आ गया ये ग्राफ किस पे बेस्ड है और कैसे बनाया गया है। अब इस ग्राफ के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो भी अभी हमने समझा है। क्लियर? क्या था? इनिशियली, यहाँ पे क्या होगा? इनिशियली एट टेम्परेचर T जब टेम्परेचर T था तो द गैस हैव लोएस्ट, जो गैस थी उनकी लोएस्ट क्या थी? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। द गैस हैव लोएस्ट, द गैस हैव लोएस्ट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी था और लेस नंबर ऑफ गैसेस था जिनका एक्टिवेशन एनर्जी था, ठीक है। क्या लिखेंगे? लेसर नंबर ऑफ गैसेस एंड लेसर नंबर ऑफ गैसेस have
काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया कितने से, 10 डिग्री से, when temperature increase by T+10, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस भी इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू दिस। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय T+10 lower T+10, then most probable kinetic energy also increase and molecules and number of gaseous having higher kinetic energy also increase, ये भी इंक्रीज हो गया, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कितना, T+10, इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया। क्लियर है, इतना कर लो, इसको फटाफट से नोट डाउन करो। डन। अब देखो, अभी जो हम आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे उसको दोबारा से लिख लेते हैं हम, और यहाँ से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, 2 टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। तो इक्वेशन था K इज इक्वल टू, विजिबल है, K इज इक्वल टू A e की पावर -EA अपॉन RT। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln K, ये नेचुरल लॉग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, देखो E क्या हो जाएगा, ln ये A, ln A, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, EA अपॉन RT। अब ये जो स्मॉल e था ये क्या है, ये लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये एंटी लॉग है। क्लियर, तो हमारा क्या बन जाएगा, EA बाय RT। अब जब हम क्या करेंगे, ये लॉग बेस 10 लेंगे, तो लॉग बेस 10 लेने के लिए क्या करना पड़ता है, 2.303 की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 K इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, EA अपॉन 2.303 RT। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी आया होगा 2.303 लॉग के, यहाँ पे आया होगा 2.303 लॉग A, और यहाँ पे -E अपॉन RT। जो हमें 2.303 था उसको हटाना था, तो पूरी इक्वेशन को हमने 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ वाला कट जाएगा, यहाँ वाला कट जाएगा, बचेगा यहाँ वाला। अब देखो, इसको हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। कैसे, ये जो log K है ये क्या है, ये y है, ठीक है, log A जो है ये C है। क्लियर, और यहाँ पे ये जो EA अपॉन 2.303 R ये क्या है, ये -m है, यानी कि ये स्लोप है, और T आएगा हमारा x एक्सिस पे। तो यहां से ग्राफ क्या बन जाएगा इसका, x एक्सिस पे क्या था, ये T था, और y एक्सिस पे क्या है, log K, log बेस 10 K, और C क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, log बेस 10C। अब ये जो है EA अपॉन 2.303 ये कैसा है, ये नेगेटिव दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस का है, तो कैसा बनेगा स्लोप, इस तरीके से इसका स्लोप बन जाएगा, -EA अपॉन 2.303 R। तो ये इसका हमने ग्राफ बनाया है। क्लियर है, कर लो, इसको भी फटाफट से नोट डाउन करो। अभी हम 2 टेम्परेचर लेके चल रहे थे, राइट, तो दोनों टेम्परेचर को हम इक्वेट करेंगे, और बार बार हमें अलग अलग ना निकालना पड़े, अलग अलग सॉल्व ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे।
सबसे पहला हमें पता है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये इक्वेशन है, यही फॉर्मूला है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल T लेके चले, लेकिन जब हम दो टेम्परेचर लेंगे, जब टेम्परेचर हमने नॉर्मल लिया था और एक बार कैसे, जब हम उसको 10 डिग्री से बढ़ा रहे हैं, तब क्या होगा, तब क्या करेंगे, एक हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ये दो इक्वेशन बनेंगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, log 2 बाय log 1 कर देंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 और सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, देखो log A से log A कट जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हमने माइनस EA अपॉन 2.303 R अगर बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये आएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब क्या करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं, log A माइनस log B, log A अपॉन B हो जाता है। तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस T2, क्योंकि जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये क्या है हमारा फाइनल, हमने क्या डिराइव कर लिया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। जब हमें दो अलग अलग टेम्परेचर दिए होंगे तो हम किस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना, ओके, डन है। अब जो बाकी का कोलिजन थ्योरी है और बाकी एक दो टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग और इंटेक्स क्वेश्चन बचेगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे। ज़्यादा भी चैप्टर बचा नहीं है, ठीक है, 2-3 क्लास में पूरी तरीके से इसको फिनिश कर लेंगे। लेकिन आज जो क्लास में पढ़ाया है उसको आप ध्यान से देख लेना, एक बार अपने खुद से नोट्स बनाना, ठीक है। और एनसीईआरटी रीडिंग तो मस्ट है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में थ्योरी करके फिर एनसीईआरटी को रीड कर लें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।